किस्मत भी परीक्षा लेती है। तो राजनीति का पहला पाठ यही है कि अपने बाप के ऊपर भी विश्वास रखें। अब मेरे आदेश में कौन खड़ा हुआ? मृत्युंजय दुबे, जो मेरा भाई है। रायपुर के ब्राह्मणपारा में आपका जन्म हुआ। ये सबका गला गली है और ब्राह्मण पराग का गला मोहल्ला है। पूरी राजनीति में उतरे, उसके बाद पार्षद की टिकट जब आपको मिली, वो किस्सा क्या था? क्योंकि उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर, फिर मैंने उनको आमंत्रित करने गया कि मेरे हम विवेकानंद जी की मूर्ति बनाई है, इसका अनावरण कर। 72 घंटा पहले मैंने मूर्ति का अनावरण करा और फरार हो गए। आप और बने तो क्या कहीं कोई असंतोष की स्थिति थी? भाजपा के अध्यक्ष किरण देव जी और सरोज पांडे जी, तो मुझे उन्होंने वोट किया। ये जो निगम का अग्निपथ था, उस समय हम लोग विपक्ष में थे और सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हो। आपको भी शिकार हुई। हाँ, वो तो हर आदमी इसका शिकार भी हो जाता। 3 तारीख को आप नो व्हीकल डे करते हैं, तो रायपुर वाले हर दिन करें साइकिल ट्रैक पे साइकिल चलाए, लेकिन ट्रैक सक्सेस नहीं हो पाया, आप मानते हैं? मैं इसे प्रशासनिक अकर्मण्यता मानता हूँ। किसी सीट को लेकर तैयारी कर रहे हैं आप रायपुर। जब भी चुनाव होते हैं दक्षिण से बहुत नाम प्रचलित होता है कई बार। वो मुचकाते बहुत है और यही तो राजनीति, भाई को भाई से लड़वा दो। आप जब महापौर थे, 3 बड़ी उपलब्धियों की अगर बात करें तो किसे मानते हैं? ये जो गाना है ना, हाथ बढ़ाओ संग संग आओ, स्वच्छता के अब उजियारा फैलाओ, मोर रायपुर। क्या फिर कोई तारणहार आपको मिले? कृष्ण फूलना आज के समय में कठिन काम है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक स्कूल जाने वाला लड़का जब स्कूल जाता था, अपने दोस्तों के साथ बंक मारकर वो फिल्म देखने चला जाया करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज आया, तब भी यही सिलसिला जारी था। लोगों को लगता था कि भाई आखिर इनका होगा क्या, किस तरह से इनके जीवन में करियर की दिशा तय कर पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब ये कॉलेज गए, तब छात्र राजनीति से जुड़े, और ये खुद मानते हैं कि जो छात्र संघ चुनाव होते हैं वो राजनीति की नर्सरी होते हैं। रायपुर का ब्राह्मणपारा इलाका, जहां से हम कह सकते हैं कि रायपुर की राजनीति की शुरुआत हुई है। बहुत सारे कद्दावर नेता रायपुर के यहाँ से निकले हैं, यहीं से जाने भी जाते हैं। यहाँ इनकी पैदाइश हुई और फिर छात्र राजनीति से जो सफ़र शुरू हुआ, वो एक पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर कार्यकर्ता से ज़मीनी संघर्ष करते हुए आगे अपने जीवन की दिशा को लगातार आगे बढ़ाने का सिलसिला देखने को मिला, और फिर बने ये रायपुर के महापौर। महापौर के साथ साथ निगम के सभापति का दायित्व भी इन्होंने संभाला है। आज बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में करेंगे। बहुत स्वागत करेंगे हमारे आज के गेस्ट माननीय प्रमोद दुबे जी का। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी नमस्कार अमित जी, आपके लाखों सुधी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जी, धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि रायपुर के ब्राह्मणपारा में सर आपका जन्म हुआ, घर में आपका जन्म हुआ सर, वहाँ की पैदाइश थी। तो क्या ये माना जाए कि तभी तय हो गया था कि भाई ब्राह्मणपारा क्षेत्र में आप जन्मे हैं, तो फिर राजनीति में ही करियर बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी राजनीति से कभी नहीं रही। ना ब्राह्मणपारा में ऐसे कोई लोग थे, क्योंकि वो जो मोहल्ला था वो विशुद्ध रूप से पूरे पढ़े लिखे लोगों का, और मोस्टली 99% जो घर थे वो सब जॉब रिलेटेड लोग थे या फिर खेती वाले थे। तो ये ज़रूर था कि मेरिट लिस्ट अगर कहीं अखबार में छपती थी तो उसमें ब्राह्मणपारा के 10 में से 6 लोग होते थे। उसका कारण ये था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिसको कह सकते हैं ना, कि वो बदमाश भी रहता था, वो स्कूल में शरारत भी करता था, वो कॉलेज में नंबर 1 भी रहता था। लेकिन इन सब को छोड़ कर के पढ़ाई एक पहला उनका प्राथमिक कर्तव्य था। इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो हर दूसरा घर तो ब्राह्मणपारा में फ्रीडम फाइटर का घर है। स्वतंत्रता सेनानी का। जी। तो जो लोग, जिन परिवारों में आज़ादी की लड़ाई को लोगों ने देखा हो, जो कई परिवार ऐसे हैं जिनकी माँ भी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेंट्स रही हों, तो उस मोहल्ले को तो सैल्यूट के साथ साथ ये कह सकते हैं कि आने वाला जो समय जो था और आज है, वो वहाँ से सारे लोगों को बड़ा बिग अचीव मिला और बिग अपॉर्चुनिटी भी मिली, क्योंकि वहाँ निर्भीक होकर लोग रहते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो थी वो आज़ादी के आंदोलन को आज़ाद चौक से शुरू होती थी,
और जो मैक्सिमम जो मीटिंग्स होती थी, चाहे वो गांधी जी की हो, चाहे वो भारत को जिन लोगों ने आज़ाद कराया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की बैठकें हों, ये सारी बैठकें वहीं बाल समाज लाइब्रेरी, आनंद समाज लाइब्रेरी वहीं होती थी। और उन लाइब्रेरियों में आज भी उस समय के सारे कागजात हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ से पीएचडी भी करते हैं अभी, तो आकर के उन लाइब्रेरियों में उन पुस्तकों को पढ़ते हैं रिसर्च के लिए। और वो मोहल्ला जो था, वो संपूर्ण भारत है, ब्राह्मणपारा, जिसमें हर प्रकार के लोग आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आईएएस तक के। अब मैक्सिमम जो अभी तो हमारे लिए खुशी की बात है कि जो संजीव शुक्ला जी हैं, जो पुलिस आयुक्त हैं, उनकी भी पैदाइशी वहीं ब्राह्मणपारा के सुहागा मंदिर के पास से ही हुई थी। गणेश शंकर मिश्रा जी हैं और बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं। तो ये हमारा जो मोहल्ला जिसको कह सकते थे, उस समय हम लोग ये भी कहते थे कि सारे हिंदुस्तान में यारों एक बात का हल्ला है, ये सबका गला गली है और ब्राह्मणपारा का गला मोहल्ला है। क्या बात है। ऐसा ये वहाँ बड़ा के प्रचलित था उस समय। कहते थे। तो लेकिन ब्राह्मणपारा में जो पैदा होना अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता था। और सारी विधाओं में लोग पारंगत रहते थे वहाँ, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि जो वहाँ से शुरू किया। लेकिन पृष्ठभूमि इस प्रकार की नहीं थी कि राजनीति करना है। और तो बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि राजनीति करना ये पहले से तय नहीं था। लेकिन जब आप बड़े हुए, जब आप स्कूल गए, तो वहाँ का किस्सा बड़ा सर कहा जाता है कि आप बचपन में बहुत बदमाशियाँ करते थे स्कूल में। जब क्लासेस हो रही होती थी तब बंक मार के आप फ़िल्म चले जाया करते थे। वो एक तो अच्छी बात ये है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा, कालीवाड़ी स्कूल में, वहाँ कोई सेकंड डिवीज़न नहीं आता सब था। फर्स्ट डिवीज़न पास होते थे। वो उस समय तो केवल मैथ्स और बायोलॉजी, ये 2 ही हमारे स्कूल में सब्जेक्ट होते थे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही स्कूल में एडमिशन होता था। इसलिए उस समय रायपुर में 2 स्कूलें बड़ी फ़ेमस थी, एक कालीबाड़ी और दूसरा सेंट पॉल। तो वहाँ के जितने स्टूडेंट्स होते थे वो सारी चीज़ों में उनको महारत हासिल होता था। पिक्चर भी देखते थे और पढ़ाई में भी वैसे होते थे। और हमारे स्कूल से लगा हुआ दानी स्कूल था, तो फुटबॉल खेलते थे तो अक्सर बॉल को वहीं मार दिया करते थे ताकि लेने जा चले जाएँ अच्छा। बॉल को। जाने का मौका एक बार मिल जाए वहाँ। जाने का मौका मिल जाए तो लेकिन ये बात सही है कि कई बार शनिवार का जो दिन होता था, उस समय अमिताभ बच्चन के पिक्चरों को बड़ा क्रेज़ होता आप था। फ़ैन और थे अमिताभ बच्चन के? हाँ, हाँ, बिल्कुल। और कमल हासन की पिक्चर आई हुई थी एक दूजे के लिए, रति अग्निहोत्री के साथ। रति जी। अग्निहोत्री के साथ। तो वो इतना क्रेज़ी पिक्चर था कि उसको देखने के लिए, या अमिताभ बच्चन की यही नई पिक्चर लगी इंकलाब, तो वैसे जैसे ही पिक्चर लगती थी तो शनिवार का जो दिन होता था, उसमें हम लोग बंक मार लेते थे। लेकिन ऐसा एक बार हुआ कि हम लोग राज टॉकीज में पिक्चर देखने गए थे, इंकलाब पिक्चर। तो जिस स्टूडेंट को हमारे क्लास के नहीं ले गए थे, उसने सर को बता दिया, चुगली कर दी। चुगली कर दी। और हम लोगों को तुरंत वहाँ टॉकीज में आकर के सर और प्रिंसिपल सर टॉकीज पहुँच गए और लाइट को जलवा दिए। तो हम लोग तो ड्रेस में थे, गेट को, सब सारे गेट को बंद कर दिया गया, केवल एक गेट को खोला गया और वहीं से निकलो बाहर और जा कर के मैनेजर के कमरे के पास खड़ा हो। वो मज़े की बात ये थी कि मैनेजर भी जोशी सर थे, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो हमारे जो सर थे उन्होंने तो जो पीटा, पिटाई हुई। मैनेजर ने भी पीटा। अरे बाप रे! कि उसके बाद फिर अच्छी बात ये रही कि वो मैनेजर ने जो टिकट काउंटर में जो टिकट दे रहा था, उसको नौकरी से उन्होंने निकाल दिया बच्चों को आपने टिकट कि दे जब दी। आप देख लिए कि ड्रेस में थे तो आपने टिकट क्यों दी। तो वो पिक्चर में वो बड़े शौक से उस पिक्चर को देखने गए थे, इंकलाब। मज़ा खराब हो गया पूरा। और हमारा ही इंकलाब हो गया। जी। उसके बाद मजे की बात ये रही कि हमारे पेरेंट्स को बुलवाने के लिए बोल दिए। फिर तो और डर गए होंगे आप। हम लोग डरे। तो फिर ले दे करके जिनके पेरेंट्स आ पाए, जिनके पेरेंट्स नहीं आ पाए थे तो दूसरे के जो पेरेंट आए थे वो भी हम लोगों को पीट दिए। दूसरे के पेरेंट्स ने भी हाथ साफ कर दिए। मतलब उस समय अपनत्वता थी बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई बच्चा किसी गलत राह में न चला अपने जाए। बच्चे समझकर बिल्कुल उन्होंने अपना किया बच्चा ऐसा। समझ करके। लेकिन ऐसे वाक़ये
2-3 बार हुए। हाँ, तो एक बार ऐसी घटना थी तो सर ने कहा कि अपने दूसरे दिन पेरेंट्स को लेकर आना स्कूल, जो जिनके पेरेंट्स नहीं आ पाए थे। तो हम लोग अपने दोस्त के बड़े भाई को ले गए प्रिंसिपल के पास। तो पूछे कौन है? तो हमने बता दिया हमारे सगे चाचा हैं। तो चाचा की भी पिटाई हो गई उसमें। बाप रे! चाचा पकड़ा को गए भी वो, पीट दिए। वो भी पकड़ा गए। हाँ, कि बन के आए हैं। हाँ, कि बन के आए हैं। जी। तो ऐसे कई वारदातें होती थी उस समय। लेकिन अ, ये जो आज के दौर में जो आजकल स्कूली बच्चे नशा-वशा में जैसा ध्यान जाता है, उस समय ये सारी चीज़ें वो ध्यान नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाती थी। उसमें एक लक्ष्य और उद्देश्य होता था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। बिल्कुल, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था सर उस ज़माने कोई में। कोई ना नहीं। मोबाइल था, ना सोशल मीडिया हाँ, इतना था। और टीचर भी पिटाई लगा देते थे तो घर में आके हम लोग नहीं बताते थे। एक डर भी रहता था टीचर्स हाँ। का। अब तो बच्चों को मारना मन हो गया स्कूल में। हाँ, हाँ, पहले तो जाते थे हम लोग तो साइकिल लेके स्कूल जाते थे। तो एक बार अब कंघी रखते थे हम लोग पीछे में, तो एक बार साइकिल को स्टैंड करके मैं ऐसा कंघी कर रहा था, उतर के। तो सर देख लिए, तो सर आके जो पिटाई लगाए फिर बोले दूसरे जेब में पाउडर-वाउडर भी होगा? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं सर, बोले कल से ये स्कूल कंघी लेकर के नहीं आना है। फिर हमारे बैग चेक होते थे शनिवार के शनिवार, कि कोई ऐसे कंघी या कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं कॉपी है। पुस्तक के अलावा कोई और सामान तो हाँ, नहीं ला और रहे हैं। चीज़ें तो नहीं है। लेकिन ये वो हमारी अच्छाई के लिए लेकिन अच्छी होते थे। परंपरा थी, ये हाँ, होना बहुत ही चाहिए। अच्छी थी। ये तो पता नहीं कौन ला दिया कि बच्चों को नहीं मार सकते, या टीचर आजकल इंटेंशनली होने लगे। लेकिन ये दौर जो है वो इसे कहीं न कहीं बहुत अच्छा दौर तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भगवान राम ने भी जब समुद्र से अ, मार्ग मंगा जाने का, सीता माता की उसके लिए जाने खोज में, तो उन्होंने भी समुद्र के सामने 3 दिन हाथ जोड़े, प्रार्थना की। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, मना कर दिया उनको। तो लेकिन वो दृश्य ऐसा था कि उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब, भय भी न होई न प्रीत। तो बिना भय के आप किसी भी दिशा में, किसी भी संस्थान में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी विधा में आप अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएँगे। जब तक आपके मन में किसी न किसी प्रकार का भय नहीं होगा, किसी भी बिल्कुल, चीज़ का हो। होना चाहिए ये। होना ये एक चाहिए। पॉज़िटिव चेंज लाता है हम कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी स्कूल में तो आपको भय था लेकिन कॉलेज गए तो क्या ये भय खत्म हो गया था या नहीं, तब भी था? भय उस समय भी था। था तब भी। भय उस समय भी था। लेकिन तब आप बदमाशी नहीं करते थे, सुधर गए थे या फिर बंक करना जारी था क्लासेस? नहीं, क्लासेस बंक करना तो अब कॉलेज में भी उस समय कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। हमारे देशलहरा सर थे, हमारी सुबह क्लासेस लगती थी। तो उनके जूते की आवाज़ से टक, 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 टक पूरी क्लास में स्टूडेंट्स चले जाते थे। हाँ, सोचिए कॉलेज में ये माहौल था उस समय। कॉलेज में भी। कॉलेज के बाद होता था जो होता था। हाँ, अब कॉलेज में तो कॉलेज है, अब छत्तीसगढ़ कॉलेज था। तो कई बार रैगिंग ले देते थे कॉलेज में। और उसके बाद जब एनुअल फंक्शन होता था या चुनाव होते थे, तो उस समय के चुनाव बड़े रोमांचक होते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। और मतलब अभी जो विधानसभा वगैरह के जो चुनाव होते हैं या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उससे ज़्यादा कहीं कठिन चुनाव होते थे। क्यों? क्योंकि वो 100% लिटरेट लोगों का इलेक्शन होता था। और आपको अपनी बातें या आप में काबिलियत कितनी है वो तो देख करके पता लगा लेता था, जो भी स्टूडेंट्स होता था। तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी तो करते थे। और लेकिन जब जनवरी फरवरी आता था, जनवरी से स्टार्ट हो जाता था कि नहीं, हाँ, कि पढ़ना है, एक उद्देश्य रहता था। हाँ, कि ये हमारा कैरियर है। जब आदमी को पता चल जाए कि एक मान लो बड़े बिजनेसमैन का कोई गुजराती कौम का बेटा होता है, मान लो भले बड़ा आदमी रहे, लेकिन अगर उसको ट्रक का व्यापार करते हैं तो 2 साल अपने बच्चे को ट्रक चलवाते हैं। तो उसको फिर सारी चीज़ें, जिसको एक प्रकार से दाल आटा का भाव कहते हैं, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वो
कॉलेज में का भी जो सेशन होता था, तो जनवरी से हमारे मन में ये बैठ जाता था कि नहीं, अब तो सारी चीज़ों को छोड़ करके मार्च में एग्ज़ाम दिलाना है और फर्स्ट आना है। अच्छा, जब आप इतनी बदमाशियाँ करते थे, कहीं न कहीं पढ़ाई थोड़ी बहुत तो प्रभावित हुई होगी। तो घर में जो आपके पेरेंट्स थे, क्या उन्होंने कभी बहुत डाँटा, चिल्लाया या फिर उनसे भी मार पड़ी आपको कि पढ़ने में ध्यान दो? नहीं, रिजल्ट देखकर खुश रिज़ल्ट हो आपका जाते अच्छा रहता था, स्कोर? थे। रिजल्ट देख करके खुश हो जाते थे कि यार जितना बदनाम करते हैं, अब 76% आता अच्छा, है चलो या लड़का पढ़ तो रहा है, पास तो हो रहा है। 71%। हाँ, तो वो उनको लगता था कि नहीं, इंटेंशनली कोई बोल रहा अच्छा। है। और रेपुटेशन भी थोड़ा-सा घर में ऐसा बना के रख लिए थे। लेकिन गाहे-बगाहे ये जो चीज़ें होती थी, अब स्कूल की लाइफ़, कॉलेज की लाइफ़ और हॉस्टल लाइफ़, ये तीनों लाइफ़ ऐसी होती है जो जीवन में हर याद आदमी याद रखता रखता है, है, जो गोल्डन हॉस्टल डेज़ में बोलते रहा हैं है। इसलिए इनको। हाँ, और हम लोग ये तीनों जगह रहे हैं, तो अ, ऐसे हमारे जीवन की शुरुआत हुई। मैं फर्स्ट ईयर में ही सीआर का इलेक्शन लड़ा क्लास था। रिप्रेजेंटेटिव का। हाँ, लेकिन मैं चुनाव हार गया था सीआर में, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में जो चुनाव लड़ रहा था उसकी बहन बड़ी खूबसूरत अच्छा, थी। तो इसका चुनाव पर तो वो प्रभाव अपने पड़ा। भाई के लिए, हाँ, अपने भाई के लिए वोट माँगी, अब वो पूरा वोट उसकी तरफ चला गया, उसकी बहन के आपने भी कारण। तो नहीं दे दिया कहीं वोट? नहीं, नहीं, मैंने नहीं दिया। मैं 16 वोट से चुनाव हारा था सीआर का। उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ा, तो फिर वही सामने में था। अच्छा, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ? हाँ, लेकिन वो कॉलेज का चुनाव था, वो सीआर का नहीं था। तो फिर मैं सेक्रेटरी बना, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ा, उसमें जीता, फिर मैं प्रेसिडेंट बना, फिर मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती गई। सर, आपने 1986 में तो बीकॉम कंप्लीट कर लिया था और 89 में आपने एमए की डिग्री ले ली थी। उसके बाद सर हमने पता किया कि आपने फिर लॉ की पढ़ाई की, जर्नलिज्म का कोर्स भी आपने किया, छत्तीसगढ़ कॉलेज से ही हुआ ये सब। और यहीं से आपको फिर थोड़ा-सा राजनीति में इंटरेस्ट भी जगा, छत्तीसगढ़ कॉलेज से ही। हाँ, हाँ, छत्तीसगढ़ कॉलेज से वो, अब स्टूडेंट इलेक्शन जो होते थे, तो वो उससे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का उस समय कोई लेना-देना नहीं होता था। कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नहीं होता था, लेकिन उनकी चलती नहीं थी। जैसे एनएसयूआई कुछ नहीं चलती थी, एबीवीपी कुछ नहीं। उसमें चलता था ब्राह्मण पारा, मौधा पारा, देश बंधु संघ, ऐसा चलता था। कैंडिडेट जो डिक्लेयर होते थे, वो एनएसयूआई वगैरह कैंडिडेट का तो आते ही पता नहीं रहता था, कौन से नंबर अच्छा, में वो आता था, चौथा, पाँचवा। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई ना इंटरफेरेंस था, ना कोई दबदबा था। नहीं, इंटरफेरेंस दबदबा पूरा नहीं था, था लेकिन, लेकिन लाइक नहीं करते दबदबा थे नहीं लोग। बना पाए थे वो। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होने देना चाहते थे लोग, बिल्कुल नहीं। इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आया, तो वो तो चौथे पाँचवें में ही जाएगा, ये तय रहता था। आप फिर कैसे जुड़े पॉलिटिकल पार्टी से? वो बाद में, मैं तो एनएसयूआई में कभी रहा नहीं। मैं तो यूथ कांग्रेस में आया उस समय। लेकिन उस समय जो चुनाव होते थे, वो बड़े दबदबा वाले चुनाव होते थे, और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का तो रेडियस होता था, वो वहाँ से बचेली, बैलाडीला, बैलाडीला से लेकर ये पूरा आपके अंबिकापुर तक, और सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक 102 कॉलेज होते थे। ये 102 कॉलेज के जो प्रेसिडेंट और यूआर होते थे, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए वोट करते थे। जो वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष है किरण देव जी, और सरोज पांडे जी, जो वो, जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहा था, तो वो लोग प्रेसिडेंट थे अपने अपने कॉलेजों में। तब से आप जानते हैं, नहीं, मुझे उन्होंने वोट किया है। उन्होंने वोट किया था हाँ, आपको। दैट अच्छा। टाइम वो वहाँ प्रेसिडेंट थे। तो नियम ये था कि जो जिस कॉलेज का प्रेसिडेंट रहेगा, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को इलेक्शन में वोट करेगा। तो मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ 4 लोग और चुनाव लड़ रहे थे। जग्गू सिंह ठाकुर जी थे, और अंजय शुक्ला जी थे, उनके भाई थे, और एक स्मिता देश पांडे जी जो हैं, वो थी, एक मुकुंद मोहन खंडेलवाल जी थे। ये 5 लोग, हम लोग यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्टेंट थे। तो उस समय किरण देव जी जगदलपुर महाविद्यालय के अध्यक्ष थे, और सरोज पांडे जी भिलाई में महिला कॉलेज के अध्यक्ष थी। तो उन्होंने मुझे वोट किया है, और उनके वोट से ही जीता हूँ मैं। ये क्या बात, बात है। हाँ। और आज देखिए सर, आज आप कांग्रेस में हैं और वो भाजपा में हैं, क्योंकि कभी उस समय आपने भी नहीं सोचा होगा ना कि देखिए इस तरह की चीजें हो जाएंगी।
फिर उसके बाद आगे चल के सक्रिय राजनीति में आपको आना है। अच्छा सर, सक्रिय राजनीति में आने को लेकर भी बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया जाता है आपका कि पहले तो सिर्फ़ आप मज़े-मज़े में चुनाव लड़ते थे, जीत जाते थे और जैसे कि आपने बताया कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का उतना ज़्यादा दबदबा भी नहीं होता था। लेकिन मुझे अब जैसे कि आपने यूथ कांग्रेस जॉइन की, इसके आगे और करना है, तो सर वो किस्सा क्या था? जिसमें आपको एक बड़ा मोटिवेशन मिला, एक जनता के बीच जाने का, लोगों के लिए काम करने का? देखिए उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था। तो राजीव गांधी जी की बातें हम लोग सुनते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये देश को बहुत ऊपर के पायदान पर ले जाने की उनके सेमिनार्स हम लोग वो करते थे। और कई बार हम लोगों को इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता था। तो वहाँ जब हम उनकी बातें सुनते थे तो लगता था कि नहीं, ये आदमी जो है ये हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा। एक विज़न है उनके पास। बहुत सारे विज़न थे कि उस समय कोई आदमी आईटी के बारे में सोचता भी नहीं था। कितने साल पहले, सही बात। तो उस समय से वो आईटी के बारे में सोचते थे। तो हम लोगों को लगे कि इनके पास विज़न है। तो फिर मैंने उनको आमंत्रित करने गया कि मेरे यहाँ विवेकानंद जी की मूर्ति बनाई है हम लोगों ने, इसका अनावरण करना है। आपने उस समय जब प्राइम मिनिस्टर थे तब आपने उनको इनविटेशन दिया। आप यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन चुके थे उस समय। जी। तभी हम लोग सेमिनार में गए थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। तब हम लोग इनविटेशन दिए थे कि सर हमारे विवेकानंद जी का, उनका कार्यक्रम भी बन गया था आने का। अब मसला कहाँ पे अटक गया कि मोतीलाल वोरा जी चीफ मिनिस्टर थे और गवर्नर साहब थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ 3 कुर्सी बस लग पाएगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की और गवर्नर साहब की और सीएम साहब की, इसके अलावा चौथा कोई नहीं रहेगा। और ये था कि बहुत बात हुई तो फिर बोले वाइस चांसलर का तो रहेगा, तो 4 कुर्सी वो हुआ। तो फिर मैं बोला मैं तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो आमंत्रित किया हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर लेकिन अब उस समय की पॉलिटिक्स, अब हम लोगों को तो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती थी, तो उनका पूरा टूर प्रोग्राम बन गया। तो फिर हमसे कहे कि नहीं, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वहाँ वो आपका व्याख्यान होगा, आपको बुलाया जाएगा, आपकी सारी चीज़ें होंगी। मैं बोला मेरे लिए कुर्सी नहीं लगवाओगे तो ये कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। मैं बोला हाँ, मैं बोला फिर ये तो कार्यक्रम बुलाने वाला मैं हूँ, हम तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अब हम ही नहीं रहेंगे और आप गवर्नर बैठ जाओगे, सीएम बैठ जाओगे, तो इससे हमको क्या फ़ायदा है भाई स्टूडेंट को। तो फिर अब कार्यक्रम चूंकि पीएम साहब का फाइनल हो चुका था, तो उसके बाद फिर जब ये फाइनल हो गया वाइस चांसलर और गवर्नर की ओर से कि विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष है वो प्रथम पायदान पर बैठेगा लेकिन मंच पर नहीं बैठेगा, तो मैं 72 घंटा पहले मैंने मूर्ति का अनावरण कर दिया। पहले ही आपने कर दिया? हाँ, और फरार हो गए। अच्छा। अब मूर्ति का अनावरण हो गया जिसको राजीव गांधी जी करने वाले थे। तो जी। पूरा हड़कंप मच गया। नेशनल न्यूज़ बन गया, सुर्खियां बन गई फिर तो पूरी। जी, हेडलाइंस। पीएम का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। और उसके आप फरार हो गए। हम फरार हो गए। फिर खूब खोजबीन हुई, तो उसके बाद फिर हमसे स्टेटमेंट मांगे। तो हमने कहा है चीफ मिनिस्टर कौन होता है, विश्वविद्यालय हमारा, कार्यक्रम कराने वाले हम, तय करने वाला गवर्नर या चीफ मिनिस्टर कैसे रहेगा। हम तय करेंगे कि यहाँ कुर्सी में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। लेकिन अब उस समय इतनी सोच समझ तो थी नहीं, लेकिन ये जरूर था कि भाई विश्वविद्यालय में जब हमारे आ रहे हैं, मुझे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है और मूर्ति का अनावरण जो है के लिए कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं ना रहूं वहाँ पे, मैं ना बैठूं कुर्सी में, तो ये कुर्सीबाज लोग क्यों बैठे। पीएमओ से फिर कुछ कांटेक्ट हुआ आपसे कि अरे प्रमोद जी आप ही ने बुलाया था और फिर ये क्या कर दिया आपने? नहीं नहीं, नेशनल न्यूज़ बन गया था वो तो अपने आप की, जिसको 72 घंटे बाद वो तो एसपीजी वगैरह आ गई थी पूरी, वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनने शुरू हो गए थे। लेकिन रात को 1 बजे हम लोगों ने मूर्ति का अनावरण कर दिया था और वहाँ उसे लिख के भी आ गए थे, अनावरण किया विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने कर दिया। अच्छा। अंकित भी कर दिया आपने, छाप हाँ, भी छोड़ दी ये वहां पर। उसके बाद वो कार्यक्रम नहीं हुआ। कार्यक्रम फिर नहीं हो पाया। लेकिन राजीव गांधी जी से उस समय से अट्रैक्शन था
तो अब मन में ये भी रहता था मैं ही अनावरण कर दिया हूँ, तो हाँ, सर यही तो। पहचान जाएँगे क्या? जी, जी, जी। पहचान गए फिर कभी नहीं, मुलाकात हुई तो? नहीं फिर वो तो फिर पॉलिटिक्स जॉइन कर लिए थे, फिर मेंबर बन गए थे यूथ कांग्रेस के, तो उसके बाद फिर चीज़ें बदल जाती हैं बदल गई। पूरी। जी, जी। फिर वो बातें पुरानी हो गई। हाँ, लेकिन उस समय के जो इलेक्शन होते थे, स्टूडेंट इलेक्शन, वो काफ़ी प्रभावशाली होते थे। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से पॉलिटिकल लोगों का एक अच्छे लोगों का एक समूह निकलता था। आपने तो कहा भी है अपने कई बयानों में कि नर्सरी है ये छात्र संघ चुनाव जो हैं, हाँ, बिल्कुल, ये होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल 100% होना चाहिए। क्या लगता है अभी क्यों नहीं हो पा रहे अच्छे से? जैसे पहले होते थे, उस दौर में जैसे होती थी छात्र राजनीति? पता नहीं सरकारें इस विषय में क्यों सुषुप्तावस्था में आ जाती हैं? भय रहता है क्या? हमारी नहीं चल पाएगी ऐसा मन में कहीं न कहीं ये आता होगा। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर आप कहीं कहें आने वाले समय में अगर कहीं आपको सुचिता लाना है, तो आपको स्टूडेंट इलेक्शन अगर करा लेंगे आप, तो उन जगहों से आपको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, कम करप्टेड लोग मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट जो रहता है तो वो गीली मिट्टी जैसा होता है। गीली मिट्टी को आप चाहे देवता का स्वरूप भी दे सकते हैं और दानव का स्वरूप भी दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी गीली है। तो वो लेकिन जो कॉलेज में स्टूडेंट होता है, तो वो देवता के स्वरूप में ही माना जाता है। वहाँ से दानव के रूप में कोई सोच जागृत नहीं होती। सब पढ़ते लिखते हैं, एक विज़न होता है और एक मन में इच्छा आकांक्षा होती है कि ठीक है, हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना, लेकिन अच्छा पॉलिटिशियन तो बन सकता है ना वो। अब कई बार हम लोगों को दुःख होता है, भले आदमी भावावेश में आकर के कह देता है कि राजनीति में पढ़ाई को नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, बगैर आप किसी चीज़ को पढ़े आपके यहाँ कौन-सी योजना आने वाली है। भाई कई बार हम लोग देखते हैं कि 1 साल में 2000 करोड़ का पुल ढह गया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें तो होती होंगी ना, कि वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि होगा, नहीं जानता होगा। भई आखिर आप सोचिए कि विसर्जन कुंड हमने क्यों बनाया? कि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि तालाब जो होती है, वो पीओपी का गणेश लगातार आप अगर विसर्जित करोगे आप, तो वो पीओपी का लेयर बन जाएगा, फिर पानी नीचे नहीं जाएगा। इसका साइंटिफिक रीज़न है। और फिर आज मैंने अखबार में पढ़ा कि रायपुर शहर में पानी का जो स्तर है, वो बहुत नीचे चला गया। उसका कारण क्या है? वो तो गनीमत है कि ये हम अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के ये प्रोजेक्ट बना लिए कि आज विसर्जन कुंड एक जगह बना दिया। नहीं तो शहर में मैं आपको बताऊँ 2 लाख मूर्तियाँ विसर्जित होती है तालाबों में, होती थी। पीओपी पर फिर प्रतिबंध भी लग गया था, पीओपी आपने पर फिर उस पर प्रतिबंध भी बात लगाया उठाई मैंने थी। मूर्तियों जी। पर, फिर मिट्टी के भगवान बनने लगे। वो मिट्टी के जो भगवान हैं वो रिसाइकिल रीयूज़ हो जाते हैं और सीधे हम नदी में विसर्जन ना हो करके हमने विसर्जन कुंड बनाया। वहाँ जो विसर्जन कुंड होने के बाद वहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वो मिट्टी बड़े काम की होती है और पानी को रिसाइकिल करके उसको वापस हम नदी में डालते हैं। तो कहीं न कहीं आकर के भले लोग वोट बैंक की राजनीति में इसको ना बोल पाते हों या कहीं मन अंदर का भय वो हो जाता हो या कई कई जगह की जनता ऐसी होती है, अब आप अनपढ़ को ही अब मान लो आप टिकट दे दिए, तो उसके पास तो ऑप्शन भी नहीं है ना, ना कोई विज़न है। वो भले बात है जीतना चुनाव हारना ये दैट इज़ नॉट अ मैटर, बट एक पढ़े लिखे आदमी को कहीं आप जनप्रतिनिधि बनाते हैं, तो उस क्षेत्र में आज आज लोग क्यों भाई नितिन गडकरी के बारे में कहते हैं? विजनरी लीडर बोलते हैं क्यों उनको। कहते हैं? जी। भई वो सड़क बनाने के लिए उनके पास एक से एक टेक्नोलॉजी थी। आज क्यों कहते हैं भूपेश बघेल जी को कि एग्रीकल्चर में उनकी मॉनिटरिंग और मास्टरी है? ये कहते हैं ना क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट चलता था, अब ये आत्मानंद स्कूल, उन्हीं का दिया हुआ वरदान था ना, इंग्लिश मीडियम का। आज तक किसी नेता के मन में ये बात क्यों नहीं आती कि भई रिक्शा वाले का लड़का और कलेक्टर का लड़का आजू-बाजू में पढ़ेगा बैठ कर के, बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने इंग्लिश बल्कि मीडियम उसको स्कूल में। बनाया।
तो ये कहीं न कहीं इन चीज़ों पर आप वो कहने की बात हो जाती है भले आपकी, वो नेता डर के बोल दे, वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन आपके देश को, आपके प्रदेश को अगर कहीं अच्छे से तरक्की करनी है, तो आपको तो विज़न वाइज़ अच्छा लिटरेट आदमी ज़रूरी है। श्यामाचरण शुक्ला जी बीई थे सिविल, उनको आज भी लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि नहरों का पूरा जाल बिछाया था उन्होंने। आज छत्तीसगढ़ में डबल फसल और कई जगह ट्रिपल फसल लेते हैं लोग, और नहर का पूरा पानी आता है, तब से वो सिस्टम बना हुआ। उसके बाद एक भी बांध आपने सुना है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो सब पहले की जो चीज़ें बनी हैं, वही हम कह सकते हैं, उसके बाद अभी तक वो सिस्टम में भाई काम भी कर आज रही आज हैं। आप बोलोगे कि वो चारों तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग दिख रही है, अरे ये थोड़ी कोई आपके देश की तरक्की है जी। आप डैम बनाओ, आप रिवर बनाओ, आप कैनाल बनाओ, भाई ये तो चीज़ें हैं ना, हर आदमी को नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। और ये ऐसी चीज़ें सर कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये संसाधन है, ये हमारे रिसोर्सेज़ में हम इसे काउंट हाँ, करते हैं। बिल्कुल, ये रिसोर्सेज़ है और ये होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल होने चाहिए। जी। सर जब आप सक्रिय राजनीति में उतरे, उसके बाद पार्षद की टिकट जब आपको मिली, पहली बार, तो सर वो वाक़या कैसे था? कैसे मन में आया कि मुझे अब निगम में चुनाव लड़ना चाहिए, पार्षद होना चाहिए? क्या कहीं से प्रोत्साहन मिला या खुद की सोच एक विकसित हुई राजनीति करते हुए? नहीं, मन में एक आता था कि जनप्रतिनिधि होना। जनप्रतिनिधि होना चाहिए मुझे, एक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, जनता के बीच से मुझे जाना चाहिए। तो फिर 2004 में पहली बार मेरे को टिकट मिली पार्षद की, ब्राह्मणपारा वार्ड से। और किस्मत भी परीक्षा लेती है। अब मेरे अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ? मृत्युंजय दुबे, जो मेरा भाई है। ज्ञानेश शर्मा जी, जो मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। ये लोग सब चुनाव लड़े मेरे अगेंस्ट में। तो खुशी तो हो रही थी, लेकिन गम भी इस बात का था कि मुझे वो महाभारत के परिदृश्य दिखने लग गए थे। एक धर्म संकट भी हो गया। कि मैं कौन सी युद्ध लड़ रहा हूँ। प्रतिद्वंदिता कैसे करूँ मैं? हाँ, कि कर्ण मारा जा रहा है। जी, जी। लेकिन वो समय ऐसा था कि मुझे अर्जुन की भूमिका में रहना ज़रूरी था। क्या फिर कोई तारणहार आपको मिले? कोई मार्गदर्शक मिले फिर? कि नहीं, आपको ये करना चाहिए इस रणभूमि में? नहीं, वो तो फिर कृष्ण भगवान तो खुद ही बनना पड़ता है। खुद ही आप बने फिर? जी। जब चुनाव लड़ो तो कृष्ण भी खुद ही को होना पड़ता है और अर्जुन भी खुद ही को होना पड़ता है। क्योंकि आज के परिदृश्य में कौन कृष्ण रहेगा, ये अवसरवादिता इतनी खतरनाक हो गई है कि कौन कब कहाँ किसको ले जाके मरवा देगा। तो कृष्ण ढूँढना आज के समय में कठिन काम है। तो कृष्ण भी खुद ही बनना पड़ता है और अर्जुन भी खुद ही बनना पड़ता है, और निर्णय भी खुद ही लेना पड़ता है कि नहीं, कर्ण चक्का उतारने के लिए उतरा, इसको मार। तो ये हमारे साथ भी हो जाता है और उनके साथ भी हो जाता है। आपके साथ फिर क्या हुआ उस चुनाव में? फिर मैं चुनाव जीता। हाँ, लेकिन चुनाव अब अपने भाइयों को हराने में थोड़ा-सा कष्ट और तकलीफ, भई घर है, घर में एक आदमी जीता, एक आदमी हारा, तो ये तो थोड़ा-सा पीड़ादायक भी होती है, कि हम खुशी मनाएँ, गम गम मनाएँ, मनाएँ। क्या करें समझ नहीं आता है। क्योंकि जी। वो लोग भी कद्दावर लोग थे ना। जी। उसके बाद मज़े की बात ये हुई कि हम तीनों अलग-अलग जगहों से लड़े, हम तीनों जीत गए। तीनों फिर जीत ही गए। हाँ, जी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लोग बहुत योग्य हैं। मृत्युंजय दुबे जी तो बहुत लंबे समय तक सुंदरनगर फिर वार्ड के पार्षद भी रहे हाँ, वो। वो सुंदरनगर से ब्राह्मणपारा आ गया था लड़ने। मैंने कहा भी उससे कि भाई तू तो कहीं दूसरी जगह चले जा। बोले नहीं, 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 मेरे को बोल रहे हैं यहाँ के लोग। अरे हमने कहा लोगों की चिंता मत करो, लोग उचकाते बहुत है। मज़ा करेंगे तुम्हारा हमारा। और यही तो राजनीति, भाई भाई को भाई भाई को से लड़वा लड़वा के। दो। बिल्कुल। तो उस समय से लेकिन समझ में आ गया। जी। बहुत सारी चीज़ें फिर आपने उसी दौरान समझ ली, राजनीति में क्या हो सकता है, किस तरह से परिदृश्य होता है पूरा इसका। हाँ, हाँ, नहीं, हम लोग कई बार राजनीति में सत्यनारायण शर्मा जी हमारे बड़े अ आदर्श रूप में मानते थे, तो वो हम लोगों को बताते थे कि राजनीति करना है ना, तो बोले अपने बच्चे को पहले ऊपर चढ़ा दो 11 फुट में और उसको बोलो कूद जा। तो वो बोलेगा कि मैं गिर जाऊँगा तो बोलेंगे मैं पकड़ूँगा तुमको। तो हाथ ऐसा किए, लड़का कूद गया, हाथ को हटा दिए, लड़का नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो उसका पैर टूट गया। तो राजनीति का पहला पार्ट यही है कि अपने बाप के ऊपर भी विश्वास मत मत करो।
तो ऐसा भैया क्या हम लोगों उदाहरण को दिया कई उन्होंने। बार कहानी में बताते थे। जी, जी, सत्तू भैया बोलते थे हाँ, आप लोग। सत्तू भैया बोलते थे, जी, जी, जी। तो बोलते थे आज की राजनीति ऐसी हो गई है। लेकिन वो अब अपनी आँखों से होते हुए हम लोग प्रतीत करते हैं कई बार कैसा होता है? कि ऐसा होता है, और कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर हर आदमी इसका शिकार भी हो जाता है। आप कभी शिकार हुए? हाँ, वो तो शिकार हो जाते हैं। जी, जी, जी। वो कैसे शिकार हुए आप अगर मैं पूछूँ? कौन-सी घटना थी ऐसे जब आपको लगा कि यार यहाँ तो फँस गया मैं? नहीं, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था ना 2019 में, उस समय मुझे लगा कि अभिमन्यु जो था जी। वो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, हुँ, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। हुँ। तो चक्रव्यूह तो मैंने तोड़ दिया था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया है। इसलिए कभी रिग्रेट होता है कि शायद नहीं करना था? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होता? कभी आप जीवन में ये चीज़ें मत करिए। जी, रिग्रेट नामक कोई चीज़ को अपने अलमारी में बंद कर दीजिए, लॉकर में, जिस दिन आप पॉलिटिक्स करते हैं तो। जी। आपका एक्सपेक्टेशन भी उस दिन से समाप्त हो जाना चाहिए। हुँ, आप किसी प्रकार की कोई अपेक्षा किसी से ना रखिए। हुँ, तो जो मिला मिला उसकी आपको खुशी होगी, हुँ, जो चला गया उसका आपको पश्चाताप नहीं होगा या दुख नहीं होगा। आप ओवर एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन, तो मैं तो कहता हूँ आज के समय में अपने बच्चों से भी नहीं रखना चाहिए एक पिता को, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तब आपके साथ जो जो चीज़ें होंगी वो आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। हुँ, आप उम्मीद नहीं रखोगे तो आपको दुख नहीं होगा। न्यूट्रल रहना चाहिए उम, बिल्कुल। उम्मीद रखोगे तो आपको दुख होगा। कि वो क्योंकि पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि उम्मीदें आदमी ज़रूरत से ज़्यादा पाल लेता है ना, हुँ, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आपको उम्मीद थी कि कभी आप रायपुर के प्रथम नागरिक बनेंगे, महापौर बनेंगे? नहीं, सपने तो मैं अच्छे बड़े-बड़े देखता था और अच्छा। आज भी देखता हूँ। अच्छा, हाँ, एक मन क्योंकि में था कि बन सकता हाँ, हूँ। क्योंकि अभिषेक बच्चन जी के पिताजी जो हरिवंश राय बच्चन जी भी कहते थे, हाँ, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश कोशिश करने करने वालों वालों की की कभी कभी, हार नहीं होती। और नन्ही चींटी दीवारों पर चलती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। उसकी जो कोशिश है वो हर बार वही होती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये तो अ, अग्निपथ भी उनकी एक बहुत अच्छी हाँ, कविता है। हाँ। तो ये जो निगम का अग्निपथ था, उसका वाकया कैसा था? जब आप महापौर बने, तो क्या कहीं कोई असंतोष की स्थिति थी पार्टी में? नहीं, नहीं, पार्टी में तो उस समय हम लोग विपक्ष में ही थे और सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, क्योंकि सरकार ने उसमें स्टे लगवा दिया था निगम चुनाव में। उसके बाद हम लोगों ने, भूपेश बघेल जी ने कहा कि यार जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो फिर कैसे सरकार ने चुनाव रोक दी। तो उनको कहीं न कहीं अंदेशा हो गया था कि ये चुनाव हार रहे हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है पूरे प्रदेश में। तो फिर उन्होंने कहा कि एक टास्क लो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो भूपेश बघेल जी ने वकील भी बताया हमको, इनके पास चले जाओ, मैं बात कर देता हूँ। ये गेम तो है बोले, भाई तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर मिल गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिए और सरकार उसमें, राज्य सरकार हार गई कि नहीं, जब आपने चुनाव की घोषणा कर दी, आप मतदाता सूची बनवा लिए, नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद कैसे आप चुनाव को रोक लोगे? क्या औचित्य है इसका? हाँ, और हम जीत गए। जब ये फैसला आया कि नहीं चुनाव होगा, तब सरकार भी सकते में आ गई। जीत हो गई इनकी। हाँ, तो फिर डायरेक्ट इलेक्शन था। जी, जी। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से हाँ, चुनाव प्रत्यक्ष हुआ। प्रणाली से चुनाव हुआ था, लगभग 10 लाख से ऊपर वोट थे हम्म, और मैं तो पार्षद था। जनता भी चाहती थी चुनाव हो। हाँ, जनता भी चाहती थी चुनाव हो। और जैसे आपने कहा ना, वो आदमी जैसे सोच लेता है कि मेरी शादी हो जाए ऐश्वर्या राय से, और सही में हो गया, तो आदमी के तो होश फाख्ता उड़ जाएगा ना कि भाई वो हर 3 दिन में हेलीकॉप्टर में घूमती है। जी, जी। आए, अब मैं तो ऐसे सपने में सोच रहा था कि शादी हो जाए, सही कहीं हकीकत में हो गया तो
और बच्चे वो हकीकत हो गई, हाँ, सपना हकीकत अब में मिडिल तब्दील हो क्लास गया। फैमिली में उसकी शादी हो जाए तो उसका खर्चा कहाँ मेंटेन कर पाएगा, उसका चड्डी बनियान उतर जाएगा बेचारे का। तो वैसे अब हम लोग सोचते थे सपना बड़ा बड़ा देख लिए, अब टिकट मिल गई पार्षद से 70 वार्ड का वो करना भाई हाँ 10,000 वोट में हम जीते और फिर 10 लाख वोट का चुनाव, सरकार भाजपा की, रमन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर, शहर में दो दो कैबिनेट मंत्री, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी। तो हमारी स्थिति वही हो गई थी, लेकिन वो हुई है वही जो राम रचि राखा करके अपन निकल पड़े हनुमान जी के को प्रणाम करके। तो जैसे पर्वतों के राजा मैनाक ने भी उनको बहुत रोका कि थक गए होगे, सीता माता की खोज में निकले हो तो थोड़ा आराम कर लो। तो हनुमान जी ने भी कहा कि नहीं, जब तक मैं सीता माता को राम जी के हाथ में नहीं सौंप दूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो वही दृश्य हम बहुत लोगों के तनाव वाला सामने में मामला था चल रहा था वहाँ पर। कि 13-14 दिन का जी। चुनाव था और 6 बाल में और 24 रन सामने एक से बनाने जैसा धुरंधर था धुरंधर और उधर से धुरंधर पूरी खिलाड़ी। टीम लगी हुई थी। हाँ। एक जी। से एक बैट्समैन और प्लेयर थे उनके तरफ तो। हाँ, और हमारी टीम तो उस समय समझ लीजिए केनिया की जैसी टीम थी। चेहरा तो देखते थे। हाँ, सामने एक से एक धुरंधर 1, 2, 3 सब आ गए थे उधर से। लेकिन उस समय का जो इलेक्शन होता था, उस समय रायपुर के लोग आदमी देखकर चयन करते थे, चेहरा देखते चेहरा थे। देखते थे। नहीं तो हम कहाँ जीत पाते। लेकिन ये जो अभी का इलेक्शन हुआ, ये इसमें अभी और उस समय में 15 सालों में बड़ा फ़र्क आ गया। अब लोग जो हैं, वो पार्टी देखने लगे, चुनाव चिन्ह चुनाव देखने लग चिन्ह गए अब। देखने लगे। ये बड़ा परिवर्तन आया। नग क्या लगता है क्या कारण इसके पीछे होगा? अब वो कारण तो कहीं न क्या कोई चेहरा नहीं है, मान रहे हैं? नहीं, चेहरे तो बहुत हैं। जी, फिर जनता ऐसा क्यों कर रही है? अब एक दौर आता है कभी राजनीति के में, एक समय आता है ऐसा, तब जैसे कई बार अब भी शिकायतों का जो दौर है, मैं आपको बताऊं कि अभी भी रोज मुझे 200 फोन आते हैं पब्लिक के काम के, रोज। अभी भी आप अटेंड करते हाँ, हैं? बिल्कुल अटेंड करता हूँ, उनके काम कराता हूँ जो हो सकते हैं। लेकिन इसका आशय ये है कि लोगों का विश्वास है अभी भी मेरे ऊपर, तो उनको अब अखरता है कि हम धर्म देखकर वोट दे दिए। मलाल होता है उनको? 100% आप निकल जाइए ना। आज आज क्यों अखबार छापता है या क्यों आपका लोकप्रिय चैनल लिखता है कि आज चुनाव हो जाए तो इतनी सीटें कांग्रेस की आ जाएगी। भाई ये तो सांच को आँच क्या, ये तो हर 3 दिन में रिकॉर्ड वो देखते हैं हम लोग। तो आज जो उस समय व्यक्ति आधारित जब चुनाव होते थे तो लोगों को लगता था कि नहीं, ये तो निगम का जो क्षेत्र है उसमें हमारा जो प्रतिनिधि है उसकी बातें सुने, जो ऑफिसर है या वो है। आज तो वातावरण ऐसा हो गया है कि कोई सुनने वाला नहीं है किसी की बात को। आज ही सवेरे एक शैलेंद्र नगर से एक महिला का फ़ोन आया कि उनके घर के पीछे में कोई रेस्टोरेंट खुल गया है, 6 महीना हो गया और उसके नाली से वो पनीर वनीर की इतनी बदबू आती है। बोले इसको परमिशन कैसे मिल गई, हमारे एसी से उसका पूरा जो वो है दुर्गंध है, उसके कारण हम सो नहीं पाते। तो इन चीज़ों को अब वो परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी सोचिए तो बाप। लेकिन अगर कहीं आप चुनाव में कहीं इन चीज़ों को अगर आप नहीं देखोगे और आपने ऐसा प्रतिनिधि अपना बना लिया तो वो शादी होती है ना जैसे, तो 7 फेरे लेने के बाद आदमी कहाँ छोड़ पाएगा। तो वैसे 5 साल के लिए आपने चुना तो है, उसको आप बीच में तो निकाल नहीं सकते। और जनप्रतिनिधि को भी चाहिए सर कि एट द एंड जनता के लिए ही हमें काम करना है, तो उस पर कम से कम ईमानदार रहना चाहिए कि कैसे हम एक अच्छा माहौल उन्हें दे पा रहे हैं वार्ड में। आप सर जब महापौर बने और तब से लेकर अभी तक हम देखते हैं शहर में बहुत सारी चीज़ें जो आपने शुरू की थी इम्प्लीमेंटेशन में है। चाहे हम तेलीबांधा तालाब की सुंदरता देख लें, वहाँ वो इतना लंबा हम तिरंगा देख लें फहराता हुआ,
और जब सुबह हमारी होती है तभी आपको याद कर लिया जाता है, क्योंकि वो जो गाना कानों में बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो हम कह सकते हैं कि शहर को आपकी ही देन है कि भई अब सब अलर्ट हो जाओ, घर की गंदगी बाहर निकालो और उसमें भी गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो। तो ये जो सिस्टम है सर, ये आपने कैसे डेवलप किया, वो भी इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में? नहीं, देखिए, अकबर इसलिए महान नहीं था कि वो अच्छा राजा था। अकबर इसलिए महान था कि उसको जो नवरत्न थे ना, चाहे वो टोडरमल हों, चाहे वो बिरबल हों, ये उनके पास बुद्धिजीवियों का कुनबा था। तो आपके इर्द-गिर्द रहने वाले जो लोग हैं ना, ये कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो उसका मुझे बड़ा लाभ मिला कि मैं जिस स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, वहाँ मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। जैसे आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है गिरीश चंदेल, वो मेरे बाजू में बैठता था, बैचमेट है। वहाँ के जो डीन है संजय शर्मा जी, वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, वो मेरे स्कूल में पढ़ते थे। डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी जो हैं, आज रेनाउंड डॉक्टर हैं, वीवाई हॉस्पिटल जिनका है, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। रुचिर गर्ग जी हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो आपके इर्द-गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो हम अपने दोस्तों से पूछते थे कि ये इसको कैसे करना चाहिए। तो हमारे दोस्तों की एक मंडली बैठी। हमने कहा यार ये तो एक दोस्त ने कहा पहले मुक्कड़ गिनवाओ तुम रायपुर के कितने हैं। गिनवाए तो 5,963 मुक्कड़ थे। बोले सबसे पहले ये मुक्कड़ को साफ कराना है, मुक्कड़ साफ कराने के लिए आपको गाड़ी लगेगी। फिर उन लोगों ने, मैंने पूछा गाड़ी तो लग जाएगी, लोग बाहर कैसे निकलेंगे? तो बोले कर्णप्रिय गाना होना चाहिए। वो गाना का भी सिलेक्शन उन लोगों ने किया कि ऐसे गाना बनाओ ताकि आदमी को ज़्यादा बोर ना बिल्कुल लगे। एक फ़िल्मी संगीत जैसा उसे बनाया गया हाँ, है। उसके बाद फिर हमने एक ब्लाइंड स्कूल की जो लड़कियां हैं, उनसे हमने गाना गवाए छत्तीसगढ़ी में, जो आप सुनते हैं, हाथ बढ़ाओ संग संग आओ, स्वच्छता के अब उजियारा फैलाओ, मोर रायपुर। ये जो गाना है ना, स्वच्छ ये रायपुर जी। ब्लाइंड बच्चियां गाई है सरकारी स्कूल की। उनको हमने 51,000 रुपया नगर निगम की ओर से दिया। अर्पण स्कूल की आप बात कर रहे हैं? नहीं, वो सरकारी स्कूल की बच्चियां थी। सरकारी स्कूल है, जी, जी। वो ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ मठपुरैना में है। तो वो बच्चों से हमने गवाया तो वो इतना लोकप्रिय हो गया कि छत्तीसगढ़ी में वो लोग बड़े अट्रैक्ट हुए हैं। तो उसका योजना में बड़ा लाभ मिला। लोग कनेक्ट हो गए ना उस एकदम गाने से, एकदम क्योंकि कनेक्ट हो गए। क्योंकि हमारी भाषा में था वो गाना, हाँ, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे अपनाया। और बहुत अच्छी बात ये होती थी कि लोग घड़ी नहीं देखते थे। अपने बच्चे जिसका स्कूल जाना है ना 7 बजे, तो वो गाना बजता था तो हाँ, बच्चे को तैयार कर लो, उसका रिक्शा आने 7 का टाइम बज हो गया गया। है। हाँ। मतलब इतना मैच करके हमने, वो टाइमिंग आज भी वैसी है। वो सिस्टम चल रहा है एकदम अभी भी। सिस्टम और टाइमिंग दोनों परफेक्ट है। तो कुछ चीज़ों को करने के लिए आपकी ब्लूप्रिंट या आपके आसपास रहने वाले लोग, शहर से आपको प्यार होना चाहिए। आप हर चौक चौराहे पे जा कर के, जहाँ समूह है उनसे आप इंटरेक्शन कीजिए, कॉलेजों में जाकर आप इंटरेक्शन कीजिए। तो सब एक बना करके एक समरी के सीनियर सिटीजन को क्या चाहिए, एक महिला क्या सोचती है, एक कॉलेज का स्टूडेंट क्या सोचता है, उसके बाद ओवरऑल जो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कि 700 टन कचरा आपके रोज रायपुर में निकल रहा है, उसका निस्तारण कैसे होना चाहिए, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप कहीं अच्छे से कर लेंगे और तो कोई चीज़ कठिन नहीं है। और वो चीज़ें अभी भी हैं। आप जब महापौर थे, पूरे 5 साल आपने काम किया शहर के लिए, बहुत सारी योजनाएँ आपने चलाई। लेकिन कोई 3 बड़ी उपलब्धियों की अगर बात करें तो किसे मानते हैं? जो आज भी आप देखते हैं कि रायपुर में आपने शुरू की थी पहल, इनिशिएटिव आपने लिया था और वो वर्क कर रही है ज़मीन पर? वर्क तो कर रही हैं, केवल मेंटेनेंस थोड़ा सा अच्छा से कर लें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सफल हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजोन मैंने बनाया, शहर के बीच में है, 19 एकड़ में ऑक्सीजोन है। अब वहाँ प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़ा रोज घूमते रहता है। फैमिली वालों के लिए थोड़ा 10-12 असहज सांड माहौल हो घूम जाता रहे है। हैं, कुत्ता घूम रहा है। तो इतने मेहनत से वो 19 एकड़ ऑक्सीजन शहर के बीच में बना है, जहाँ पूरे प्रदेश के लोग आते हैं। वो एक बड़ा सेंटर अपना शहर के बीच में है।
स्वास्थ्य सुधारने के लिए हाँ, आते हैं बहुत वहाँ सारे पर। वहाँ कोचिंग भी होती है वहाँ पे। सवेरे योगा, योगा क्लासेस चलती है वहाँ पे, ज़ुम्बा सेशंस होते हैं वहाँ तो पर। वो अपने आप में एक अंदर में मंदिर भी अंदर है, में मंदिर भी है। वनस्पति है वहाँ पर। हाँ, वैसे हालाँकि वहाँ अंदर में मंदिर नहीं बनना था, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो गार्डन है वो गार्डन रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी भय में नहीं बोल पाता, या मुझे ये कह दिया जाएगा कि मंदिर के से आपको आपत्ति है क्या? आपत्ति है। फिर वो लेकिन धर्म से लेकिन उनको जोड़कर ये फिर नहीं वो मालूम है कि राजनीति मैं में 6 सूत के जनेऊ वाला ब्राह्मण हूँ, है ना? मुझे मालूम है कि मंदिर कहाँ होनी चाहिए। ये बड़ा संवेदनशील विषय है। और आपको याद होगी जो पुराना बिजली ऑफिस के पास जो मंदिर था, उस समय भी यही विवाद सामने आया था, जो बीचों बीच स्थापित है हाँ, कि अब इसे शिफ्ट कैसे करें, चौक बनाना है, तो फिर और तमाम तरह की चीजें बुरा हुई, मत लेकिन वो अभी मानिएगा, भी इस है वहां चीज़ों पर, में नहीं हट थोड़ी-सी पाया वो। मीडिया को भी जो है ना, वो निष्पक्ष होकर के इन चीज़ों को सामने आना चाहिए। भई जो गलत है वो गलत, शहर की अगर बर्बादी होगी, तो इसके अब बताइए आप मेरे को, स्काई वॉक बन रहा है, ठीक है? वो शहर के आबाद करने के लिए क्या? यहाँ पे चौपाटी टूट गई, बड़े मुश्किल से हमने बनाया था, इतना सुंदर चौपाटी था, और जहाँ रातों रात तोड़ दिए। शिफ्ट हुआ वहां पे शुरू नहीं हो पाई अभी तक। नहीं, केवल ईगो। हम्म। अरे भाई ये शहर है आपका, आपके पिताजी का शहर थोड़ी है जिसमें आप चौधरी बन करके आप कहोगे ये होना चाहिए, ये तो नहीं सर होना जैसे चाहिए। महापौर बनने के बाद आपने उपलब्धियों की बात की, तो ऑक्सीजन तो निश्चित तौर पर आपने बनाया। दो और बड़ी उपलब्धियां आप क्या देखते हैं? बस स्टैंड जो मैं बनाया, नया बस स्टैंड, नया बस भाटा गांव स्टैंड वाला। भाटा गांव में, क्या है, बस पूरे रायपुर शहर में घूमती थी चारों हाँ, तरफ, ट्रैफिक जैम बहुत होता था। ट्रैफिक जाम बहुत हो जाता था। उससे मुझे लगा कि नहीं, ये वो होना चाहिए। तीसरा जो बड़ा काम था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये जो था, इसको जब मैंने किया तो बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिली। और एक और बड़ा अच्छा काम मेरे को लगता है जो विसर्जन कुंड का, वो तो मतलब जो चीज़ें हुई, चाहे मैं मल्टी लेवल पार्किंग बनाया हूँ, चाहे आपके शहर में हाई डेंसिटी के कैमरे मैंने लगवाए एल&टी कंपनी के, आज भी उससे उस कैमरा, वो इतना पावरफुल कैमरा है कि देखिए कल एक ऑटो वाले ने एक महिला के पर्स को, जिसमें पैसा जो था वो वापस कर दिया जाकर, और महिला भी कमांड सेंटर में जाके देख ली। तो ये आईटीएमएस में जो मैंने काम किया, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में, जो हाई डेंसिटी के कैमरे लगवाए, ऐसे बहुत हेल्थ काम के लिए तो सर आपने बहुत काम किया, और आपका विजन ये भी था कि जैसे कि 3 तारीख को आप नो व्हीकल डे करते हैं, तो रायपुर वाले हर दिन करें साइकिल ट्रैक में साइकिल चलाए। लेकिन सर वो ट्रैक सक्सेस नहीं हो पाया, आप मानते हैं? लोग समझ नहीं पाए क्या विजन? हो सकता है, क्योंकि उद्देश्य उसको बनाने का बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो 6 किलोमीटर का था, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। और मुझे तब बड़ा अच्छा लगता था कि दुर्गेश माधव अवस्थी जी, जो डीजीपी रहे, वो उसमें साइकिल चलाते थे। चलाते थे, उसको यूटिलाइजेशन कर रहे थे कि इसके लिए बना है तो हाँ, चलेगा इसमें। और मैं भी चलाता था जी खूब। जी, आप तो चलाते ही 7 थे। साल तक करीब मैं चलाया। जब कोविड आ गया ना, तो मैं इसे प्रशासनिक अकर्मण्यता मानूंगा। कहीं न कहीं जब वो मतलब एक शहर में आपने साइकिल ट्रैक बनाया है, उसमें जो वो लगा हुआ है गार्ड, पिलर्स जो लगे थे, पिलर्स, हाँ, वो चोरी हो चोरी रहे हो हैं। गए थे सारे। मतलब फिर ये क्या लोग है? एज अ पार्किंग उसे यूज करने लग गए। हाँ, ये गलत है ना। भई आपने कोई चीज़ बनाई है, तो अच्छा सोचकर बनाया ना आपने। इसमें जनप्रतिनिधि कहाँ दोषी हो गया? अभी क्या देखते हैं सर, रायपुर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है जिस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सबसे पहले तो नशे का जो कारोबार है ना, उस पर कैसे भी करके प्रतिबंध लगना चाहिए। आप मानते हैं कि रायपुर में भी बढ़ गया बहुत पहले से? अरे पंजाब को पीछे छोड़ दिया साहब, रायपुर ने। आज अफ़ीम की खेती हो रही, बताओ आप मेरे को। इसको उपलब्धि माने क्या हम? आज आप हर दिन जाकर देख लो कि जहाँ-जहाँ गर्ल्स स्कूल है, चाहे ये भाटा गाँव तरफ चले जाओ, चाहे वो आप चंगोरा भाटा तरफ चले जाओ, आपको सवेरे सवेरे 4 बजे ना, आपको दवाई नहीं मिलेगा रायपुर शहर में, लेकिन नशे का सामान ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बस इस पर कंट्रोल क्या, इस पर तो बिल्कुल सख्ती से वो होना चाहिए। हालाँकि पुलिस आयुक्त महोदय अभी जो नए आए हैं, संजीव शुक्ला जी, वो इस पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये पहली होली भी है जिसमें लगातार हम लोग तो आंदोलन किए,
पुलिस के हर थानों में जाकर के हम लोगों ने आंदोलन किया, ड्रग्स पकड़वाए बहुत, लोगों को ठीक भी किया उनके मोहल्लों में जाकर के। क्या लगता है उसी का असर अब दिखने को मिलना शुरू हो गया है? हाँ, आप कहीं न कहीं देखिए रोज़ थानों में प्रदर्शन करते थे, हमारी तो रूटीन बन गई है। तो कहीं न कहीं हम सड़क में पुलिस नहीं, गली के अंदर पुलिस दिखना चाहिए भाई। लेकिन इसके अलावा जो व्यवस्था है हमारे शहर की, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंक्रोचमेंट भी हमने कई जगह पर देखा है, अभी भी हो गया है। कई जगहों पर अघोषित चौपाटियाँ संचालित हो रही हैं। क्या इसे भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट एक शहर में क्रिएट हो गया इससे? दोनों चीज़ें हैं, देखिए हमको भी सुधरना पड़ेगा। हम कैसे गाड़ी चला रहे हैं, हमको कोई तमीज़ ही नहीं है गाड़ी चलाने की। लेफ्ट टर्न होना है तब भी हम गाड़ी लेके खड़े हैं। भाई कुछ तो हम केवल कब तक खाली अधिकार की बात करेंगे? अपने कुछ कर्तव्य को भी तो अपने को निभाना पड़ेगा ना। भाई मैं सारी व्यवस्थाएं दे दूं आपको, उसके बावजूद आप रायपुर में तो जो गाड़ी चलाएगा वो सर्कस में भी चला लेगा, ऐसा लगता है मेरे को तो। अच्छा, हाँ, इतनी क्योंकि कर्तव्यबाज़ी है। नहीं, इसमें तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर सबसे आग्रह करूँगा कि इसके लिए जब आप लाइसेंस देते हैं ना, तो लाइसेंस देने के पहले आप उसकी जम के क्लास लीजिए ट्रायल कि लीजिए जेब्रा पहले। क्रॉसिंग क्या होती है, या स्कूल के पाठ में इसको समाहित कर देना चाहिए। उसको ट्रैफिक सेंस जो होना ना, वो रायपुर के लोगों में कम है। अब आप शमशान घाट के गेट के पास जाओगे तो जहाँ से उसको वो जो मृत आदमी को ले जाना है वहीं पे लाइन से गाड़ी खड़ा है, तो ले जाएगा कैसे भाई आदमी? ट्रैफिक सेंस के साथ-साथ आपको लगता है कि सिविक सेंस की भी कमी है? बहुत जरूरी जागरूकता अभियान इस पर पुलिस से लेकर के आग्रह करूंगा कि समय समय पर आपकी भी जो टीम है वो कुछ स्कूलों में जा करके एक अपनी आपकी पहचान बहुत है और आपके चैनल बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन एक सोशल दायित्व के तहत कि इसको कहीं कर लें, हम भी आपके साथ रहेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे, हम भी आपके साथ तन मन धन से जुड़ेंगे। लोगों से बात करने से समझ भी आती है कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सर बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। सर अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं? क्या और कुछ आगे नया करना है? हाँ, स्वाभाविक है, ये तो राजनीति है, इसमें तो जो अब आप 12th पास हो गए तो कॉलेज तो पढ़ेंगे। सर आप तो कॉलेज भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएशन आगे जब 2028 आ रहा है, तो क्या इसमें तैयारी हो हाँ, सकती है? हाँ, बिल्कुल पीएचडी करना है। मानते हैं कि अब करनी है तैयारी 2028 हाँ, के लिए? तैयारी तो रहती है हम लोगों की, कोई नई चीज़ नहीं है, लोग वही हैं, जानने समझने वाले वही हैं। तैयारी अच्छी है और ईश्वर तो बाकी तो सब किसी सीट किस्मत। को लेकर तैयारी कर रहे हैं आप रायपुर में? क्योंकि जब राय भी चुनाव होते हैं, दक्षिण से बहुत नाम प्रचलित होता है कई बार कि इस बार तो भैया इनको तो फाइनल है, दे ही रही है पार्टी। वो जनता की आवाज़ होती है। हालाँकि मैं 4 विधानसभा में अब चूँकि महापौर रहा हूँ, तो पूरे रायपुर के चारों विधानसभा में काम किया हूँ। लोकप्रिय भी हैं आप। तो अब वो तो आप लोग बताएँगे। बाकी ठीक है, वो ईश्वर की मर्ज़ी, त्रिया चरित्रम च पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति। जी, जी, जी। तो भाग्य के बारे में तो भगवान भी नहीं जानता। तो बाकी तो सब चीज़ें ठीक है। बिल्कुल सर, और हम हमारी भी शुभकामनाएँ आपके साथ कि जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी प्लानिंग आपकी चल रही है वो पूरी हो। शहर को आपने इतना कुछ दिया है सर इसके लिए, और हमारे साथ समय आपने आज साझा किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी।